आज हम सब लोग प्रश्नावली 2.1 देखेंगे, जिसमें कि बहुपद से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि बहुपद क्या होता है और किस प्रकार का जो बीजी व्यंजक दिया रहता है तो उसे हम बहुपद कहेंगे। आपने पिछली क्लास में बहुपद के प्रकार, बहुपद क्या होता है, बहुपद के पद, बहुत सारी चीज़ें आपने देखा। उसमें आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। उसके आधार पर ये प्रश्नावली आपको करनी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे रिलेटेड प्रत्येक वीडियोस आपको मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। आपका प्रश्नावली 2.1। जैसा प्रश्न 1 में आपके क्या लिखा है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो यहाँ बहुपद की बात पूछ रहा है, क्या कौन कौन एक चर में बहुपद हैं। तो बहुपद आप पढ़े कि बहुपद एक चर में का मतलब क्या हो गया कि सिर्फ एक ही अक्षर, जैसे x y z में कोई एक सिर्फ x इस्तेमाल हुआ हो समीकरण लिखने में, बहुपद लिखने में, या y इस्तेमाल हुआ हो, चाहे z ही इस्तेमाल हुआ हो, मतलब कोई एक ही चर का इस्तेमाल हुआ हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक चर में बहुपद। ठीक है, तो अब एक चर की बात तो समझ में आ गई, लेकिन बहुपद की बात आप जानते हैं कि जिसमें 2 या 2 से अधिक पद सम्मिलित होते हैं, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, बीजी व्यंजक को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं एक चर में बहुपद कौन से हैं। तो पहले एक चर में बहुपद देख ले। तो पहला हम लोग देखें। ठीक, पहले में क्या है, जो 4x² - 3x + 7 जो दिया है इसमें सिर्फ x ही है, x के अलावा और कोई y z नहीं है, इसलिए ये क्या है, एक चर में बहुपद है। ठीक, क्लियर हो गई बात। दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे में देखा जाए क्या है, ये y² धन कड़ी में 2, इसमें भी क्या है, सिर्फ y ही है और दूसरा कुछ नहीं है। एक बात यहाँ आपको डाउट हो सकता है करणी में। ठीक है, तो करणी में अगर x y z अगर होता है तब वो बहुपद नहीं होगा, अन्यथा कोई भी संख्या होती है तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न पहला का तीसरा, इसमें देखिए ध्यान से आप लोग देखिए, जो इसमें 3 कड़ी में t है वो कैसा है, कड़ी में है तो इसके घातांक क्या हो गया, एक पूर्ण संख्या में नहीं है, तो इसलिए ये क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। ठीक है, जैसा आपने पहले क्लासेस में देखा, पढ़ाया गया आपको, आपने सीखा है। आगे चलते हैं। इसलिए आगे चलने से पहले इसको क्लियर कर लीजिए, इसलिए ये क्या है, बहुपद नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम चौथे की बात करते हैं। अब ये क्या है, आपको y धन 2/y है, तो ये बहुपद है कि नहीं है, और एक चर में है कि नहीं, ये भी एक मायने रखता है। एक चर तो है क्योंकि y धन 2/y है, तो एक चर है, मतलब एक चर में बहुपद है। क्लियर है। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे तो आपको आ जाएगा। कैसे हल करेंगे, ऐसे भी ये कह सकते हैं कि एक क्या है, एक चर में बहुपद है। ठीक है, क्यों,
क्योंकि सिर्फ y ही है। अब इसको हल कैसे करेंगे मैं आगे आपको ले चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। जैसे y धन 2/y है, तो कोई भी जो बीजी व्यंजक होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, वो इक्वल टू 0 होता है। अब इसको सॉल्व करें। सॉल्व करने से पहले इसको क्या करें, y को y/1 हम सभी लोग लिख सकते हैं, सभी लोग जानते हैं। तो इसका लसागु लेंगे तो क्या आएगा, आपका y आएगा, और 1 से y में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, y, और y का ऊपर गुणा करें तो क्या आ जाएगा, y²। ठीक है, क्या आ जाएगा, y²। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा y² प्लस, अब y से y में भाग करेंगे क्या आएगा, 1, तो 1 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 2, और इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा होता है। अब y का तिर्यक गुणा करेंगे 0 के साथ तो क्या हो जाता है, अपने पास सब लोग को पता है क्या हो जाएगा, y² + 2 = 0। ठीक है, ऐसे इसको आप बदल सकते हैं, लेकिन यहाँ उसको बदलने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ सिर्फ ये पूछा है कि एक चर में बहुपद कौन है, तो यहाँ पे एक चर में बहुपद हमको मिल चुका है, सीधे से देख के बता सकते हैं क्योंकि इसमें एक ही चर है इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 5वें की तरफ। ये क्या है, x⁻10 धन y⁻3 धन t⁻50। तो इसमें 3 चर अलग अलग इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए ये बहुपद एक चर में नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका पहले प्रश्न का 5 क्वेश्चन हल हुआ। और किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट दे सकते हैं। आगे चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन में अब देखते हैं क्या दिया है। निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। ठीक है, x² का गुणांक लिखिए। तो आप, मैं पहले आगे बढ़ने से पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि ये गुणांक क्या होता है। गुणांक का मतलब जानते हैं, गुणा धन अंक। ठीक है, मतलब जो हमारे पास x² होगा, ये जितने भी प्रश्न दिए हैं इसमें, इन सभी में x² होगा, और उस x² में जो अंक, ये अंक है लिखा हुआ ना, अंक, तो जो अंक गुणा के रूप में होगा वही गुणांक कहलाएगा। ठीक है, किस पद के, x² के। क्लियर हो रही बात? तो चलिए फटाफट हम इसको देखते हैं कौन से प्रश्न में x² है और x² का गुणांक क्या है। तो पहला देखते हैं, इसमें क्या है, अपने पास x² है। ठीक है, कौन सा है, कौन सा पद है, ये। तो इसमें गुणा में क्या दिखाई दे रहा है, कोई अंक दिखाई दे रहा है? नहीं, कोई अंक दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब वहाँ पर कुछ भी नहीं है? नहीं। आप इस बात को तय तरीके से समझ लीजिए कि अगर कोई अंक नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका गुणांक क्या हो गया, 1। ठीक है, क्या हो गया, 1। क्लियर? आगे चलते हैं प्रश्न 2 का दूसरा। ठीक है, ये इसमें क्या है, ये -x² है अपने पास। ठीक है, तो इसमें माइनस है, तो क्या आंसर आएगा, -1 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट तीसरे में की ओर चलते हैं। तीसरे में अपने पास क्या है, π/2 x²। तो सिंपल सी बात है, आप बता सकते हैं क्या है गुणांक, π/2 है। ठीक है, बात बराबर समझ में आ रही है? उम्मीद है आप सभी लोग को बराबर समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। तो इसमें हमारे पास x² का कोई पद है ही नहीं। इसमें x² का कोई पद है ही नहीं।
तो इसमें कोई गुणांक होगा ही नहीं। तो यहाँ पे गुणांक नहीं होगा, इसका मतलब हमको तो लिखना है, उत्तर तो लिखना है, उत्तर तो देना है। तो इसमें क्या होगा, हम दे सकते हैं 0। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर में 0 को गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 क्या होगा, उसका गुणांक होगा। क्योंकि जब कोई भी पद नहीं रहता है और उसका गुणांक पूछता है तो हमें वहाँ 0 के रूप में गुणांक बताना पड़ता है। ठीक है, और 0 को गुणा करके उसको लिखते हैं तो उस दिए गए समीकरण के ऊपर कोई भी आप समीकरण का मतलब जो बीजीय व्यंजक आपको दिया रहता है उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो बिना देर किए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आशा है कि आपको प्रश्न 2 समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया है, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। प्रश्न समझ में आ रहा है? प्रश्न क्या बोल रहा है, आप लोग को प्रश्न अच्छे समझ में आ रहा होगा कि 35 घात के द्विपद का मतलब एक ऐसा आपको बीजीय व्यंजक बताना है जिसका अधिकतम घात कितना हो, 35 हो, और उसमें कितने पद हो, 2 पद हो। तो चलिए बिना देर किए हुए मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा। आप भी बता सकते हो, जैसे x घात 35 धन क्या 10। ठीक है, हो गया द्विपद जिसका घात कितना है, 35 है। ठीक है, दूसरा, उसी में दूसरा प्रश्न क्या दिया है, आपको समझ में आ रहा है दूसरा प्रश्न क्या है ये? ठीक है, तो ये प्रश्न है आपका दूसरा। तो इसमें इसका क्या उदाहरण हो सकता है, ऐसे ही यहाँ, लेकिन ऐसे ही हो सकता है, मगर यहाँ पे क्या है, एक पदी की बात किया है। किसकी बात किया है, एक पदी का। ठीक है, तो एक पदी में क्या हो सकता है, सिंपल सी बात है, y के घात 100। क्या, y की घात 100। क्लियर हो गई बात? तो ये आपका एक एक उदाहरण होगा प्रश्न संख्या 3 का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। ठीक है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। अब बहुपद की घात लिखना है, मतलब जितने भी पद का बहुपद दिया हो, ठीक, उन सभी पदों में सबसे बड़ा घात आपको देखना है। मतलब x हो चाहे y हो चाहे z हो, जो भी चर हो उसका सबसे बड़ा घात क्या है, ये हमें चेकआउट करना है। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए देखते हैं कि इसमें कौन सा बड़ा घात है। तो पहला प्रश्न में हम देखते हैं, ये हमारे पास है समीकरण, जो बहुपद दिया हुआ ये है, और इसमें जो है बड़ा घात क्या है, दिख रहा है 7x x स्क्वायर s घात 3। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो सकता है, घात 3। ठीक है, तो इस बहुपद का सबसे बड़ा घात क्या है, 3 है। क्लियर हो गई बात? चलिए हम दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे में क्या है, 4 - y स्क्वायर, मतलब इसमें क्या है, 2 ही पद है, मगर इसमें y क्या है, y के घात 2 है। तो यहाँ पर अधिकतम घात क्या हो गया, इसका 2 हो गया। बात क्लियर हो रही है? हाँ, अब तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका चौथे का तीसरा क्या है, 5t ऋण करड़ी में 7। ठीक, तो t यहाँ दिया हुआ है, तो t का यहाँ ऊपर क्या है, कुछ नहीं है। तो मैंने बताया इससे पहले, गुणांक में अगर कुछ नहीं बताया तो 1 होता है, ऐसे ही घात में भी कोई अंक न हो तो वहाँ 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ इसका अधिकतम घात क्या हुआ, 1 हुआ। ठीक, और चौथे प्रश्न की बात करें तो चौथे प्रश्न में देखा जाए तो x या y या z कोई चर है ही नहीं, इसका मतलब कि ये बिना चर का है। तो जब कोई चर नहीं है तो इसका क्या मतलब है, वहाँ पे घात नहीं हो सकता है, हो सकता है, लेकिन कैसे, छुपा हुआ है। देखिए मैं बताता हूँ आपको, कोई भी चर हो, मान लेता हूँ x ले लिया मैं, तो x के घात में मैं यहाँ 0 लिख दूँ तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। ठीक, और 1 का गुणा 3 में होगा तो क्या आएगा, 3। जैसे आप लोग पढ़े हैं कि किसी भी संख्या के ऊपर मतलब उसके घात में 0 लगा दिया जाता है तो क्या होता है,
उसका मान 1 हो जाता है। तो यहाँ पे कोई चर नहीं दिया है तो हम इसमें लिख सकते हैं 3 गुणे। कैसे लिख सकते हैं देखिए मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। 3 गुणे x की घात 0। अब यहाँ से हम आपको बता सकते हैं कि घात कितना है। तो यहाँ पे हम घात बता सकते हैं 0 है। ठीक है, क्या बता सकते हैं 0 है। क्लियर, हम इसको नहीं कह सकते हैं, यहाँ है लेकिन क्या है 0 है। ठीक है, चलिए अब आप लोग को समझ में आ गया होगा सारी बात। आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं। ठीक है, क्या है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या पूछा है, कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं, कौन कौन त्रिघाती हैं, है ना। तो आपने पिछली कक्षा में क्या सीखा था, बहुपद के प्रकार सीखा था, बहुपद के टाइप्स, कितनी टाइप्स के होते हैं। तो वहाँ पे आप लोगों को बताया गया रैखिक, द्विघात, त्रिघात, है ना, बहुपद। मतलब 3 घात से ऊपर हो जाता है तो उसको हम लोग बहुपद नाम दे देते हैं। ठीक है, तो रैखिक का मतलब क्या होता है पता है आप लोग को, ऐसा बीजी व्यंजक जिसके घात क्या है 1 हो, मैक्सिमम घात क्या हो 1 हो। जैसे 2x धन 3, 3y धन 10, ये सब क्या है रैखिक है। क्यों, क्योंकि इसका अधिकतम घात क्या है 1 है। बात क्लियर हो रही है। अब हम बात करेंगे द्विघात की। तो ऐसा बीजी व्यंजक जिसका अधिकतम घात क्या हो सकता है 2 हो सकता है। जैसे मैं उदाहरण लिख के दिखाऊं तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10। ठीक है, तो ये क्या होगा द्विघात हो गया। ऐसे ही त्रिघात भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। अब फाइंड आउट करते हैं, पता करते हैं कौन कौन इसमें से बहुपद क्या हैं रैखिक हैं, द्विघात हैं और त्रिघात हैं। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। इसमें क्या है x स्क्वायर प्लस x, तो इसमें अधिकतम घात क्या है 2 है, इसलिए कौन सा हुआ द्विघात हुआ। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या है x ऋण x घात 2, तो इसमें अधिकतम घात क्या है 3, इसका मतलब क्या हो गया त्रिघात हुआ। क्लियर, आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। y धन y स्क्वायर धन 4, इसमें अधिकतम घात क्या है 2, इसलिए ये कौन सा हुआ द्विघात हुआ। ठीक है, और चौथे की बात करें तो चौथे में 1 प्लस x है, तो इसमें अधिकतम घात कितना है 1, इसलिए कैसा हुआ रैखिक। क्लियर हो रही बात, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। क्या 5वां में यहाँ क्या है 3t, 3t, t पे घात कितना है 1 है, इसलिए कैसा हुआ रैखिक। ठीक है, छठे की बात करें तो r घात 2, ठीक, तो 2 है, इसका मतलब क्या हो गया द्विघात हुआ, है ना। ये अलग टाइप का है, इसका मतलब क्या हो गया कि हम 3xy स्क्वायर abc ऐसा लिखेंगे तब भी ये क्या है द्विघात है। ठीक है, मगर इसमें पद क्या है एक घात के आधार पे 2 है, द्विघात हो गया। ठीक है, पद के आधार पे अलग अलग होता है, आप पढ़ेंगे घात और पद के आधार पर। यहाँ पे आपको ये घात के आधार पूछा हुआ, तो ये इसमें क्या है घात 2 है, इसलिए द्विघात हुआ। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। उम्मीद है कि सबको क्लियर हो रहा होगा, किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपने जो भी डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, आप दे सकते हैं। ठीक है, 7वें प्रश्न की देखें तो क्या है 7x क्यूब, मतलब x घात कितना है 3 है। ठीक, कितना है 3, इसका मतलब ये क्या हुआ त्रिघात हुआ। बराबर समझ में आया। हमें आशा है कि आप सभी लोग को सब कुछ बराबर समझ में आ गया होगा। चलिए, तो आज की क्लास यहीं फिनिश होती है।